एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, देखो आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसको हम दो नाम से और बुलाते हैं। एक तो होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल और एक होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल है या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इन तीनों का मतलब वर्ड्स का सेम ही है। अब ये होती क्या है, सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove most loosely bound electron from isolated gaseous atom। ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसका मतलब समझते हैं कि ये होता क्या है। देखो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सबसे पहले जो मिनिमम अमाउंट ऑफ मतलब ये कितनी कम हमें एनर्जी देनी पड़े ताकि हम मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकाल सके फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। सबसे पहले पता होना चाहिए कि आइसोलेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है। आइसोलेटेड वर्ड का मतलब होता है जब भी कोई एक एटम दूसरे किसी भी एटम से बॉन्डेड नहीं होता। ठीक है, मतलब विदाउट बॉन्डिंग हम कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी जब एक एटम दूसरे एटम से बॉन्डेड नहीं होता तो हम उसे कह देते हैं कि ये आइसोलेटेड एटम है। ठीक है, अब गैसियस एटम ही क्यों लिया, क्योंकि सॉलिड एटम में ना, जैसे कि कोई भी चीज सॉलिड होती है तो सॉलिड एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए जब भी हम किसी भी सॉलिड से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो उस सबसे पहले उस सॉलिड को हमें गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, सपोज जैसे सोडियम है, सोडियम जो होता है सोडियम वो सॉलिड स्टेट में होता है। सोडियम जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, अब अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे सपोज, ठीक है, इसको क्या बनाने की कोशिश, जैसे Na है, Na इसको ये बनाने की कोशिश करोगे, आपने क्या किया, Na था, Na जो है सॉलिड में ले रखा था आपने और एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा सॉलिड में से। कभी कोई भी चीज जो सॉलिड होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। इसीलिए सबसे पहले जो सोडियम सपोज हमने लिया है तो सोडियम को सॉलिड है तो पहले इसको हमने गैसियस सॉलिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, गैसियस Na एटम। ठीक है, अब ये गैसियस Na एटम हो गया। अब गैसियस Na एटम से जो है हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, इसलिए हमने गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम लिया। ठीक है, और ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ना सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, तो सॉलिड को गैस में जब कन्वर्ट करना है हमें तो सब्लिमेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और सब्लिमेशन हमें पता है, छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे ना कि सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस होता है जब एक सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो मतलब समझ में आ गया कि आइसोलेटेड का क्या मतलब है और गैसियस एटम का क्या मतलब है। अब जल्दी से इस डेफिनेशन को समझते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। सपोज हमने क्या किया, Na लिया, Na अब हमने यहाँ पे नीचे ये जो मैं स्मॉल जी लिखी हुई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स गैस। ठीक है, ये गैस। अब जैसे Na है, Na जो गैसियस में है उसमें से मैंने क्या किया, Na पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन, हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और क्या बन गया, ये Na पॉजिटिव बन गया है ना। ये प्रोसेस तो हमें पता है ना कैसे होता है ये प्रोसेस। जो एक सॉलिड जो हमने Na लिया था गैसियस स्टेट के अंदर, उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो क्या बन गया, Na पॉजिटिव बन गया और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो इसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत थी वो क्या थी, आयनाइजेशन एनर्जी। उसको हमने क्या कहा था, आयनाइजेशन एनर्जी। उसी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत हुई कि मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। सोडियम का क्या होता है, जैसे सपोज मैं इसका एसिड नाउ 2 8 1। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन और 1। ठीक है, अब मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1। वैसे 1s2 2s2 अब हम क्या कहते हैं 11th क्लास के अंदर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, पर मैंने जान करके लिखा है बिकॉज ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1s2 2s2 2p6, ठीक है, फिर 3s2 3p जो भी होगा। अब जैसे ये देखो 3s1 हो जाएगा। ठीक है,
तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पर ये ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके इसलिए मैंने ये 281 ऐसे लिख दिया। अब मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो जो हम एनर्जी देंगे ना उसी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ये होगी आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन आई थिंक आपको क्लियर हो गई है बहुत अच्छे से। ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी की जो यूनिट होती है ना वो बहुत सारी यूनिट होती है, मतलब ऐसे जैसे सपोज कोई किलो कैलोरी पर मोल भी हो सकता है। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी जो हो सकती है इसकी यूनिट हो सकती है। क्या हो सकती है? किलो कैलोरी पर मोल हो सकती है, या फिर क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो सकती है, या फिर किलो जूल पर मोल भी हो सकती है। ये सारी क्या होती है? इसकी यूनिट्स होती हैं। और भी जैसे आगे किलो जूल है तो जूल पर मोल, इस तरीके से जो है ये भी आगे इंटरकन्वर्ट हो सकती है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में आंसर किस फॉर्म में पूछा गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी मेन यूनिट्स होती हैं। जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कैसा प्रोसेस है? सबसे पहले वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का क्या मतलब है? हीट इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी देनी पड़ती है तभी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो पाता है। ठीक है, मतलब कि जैसे ये था ना सोडियम का, अगर हम एग्जांपल लें, जैसे यहाँ पे 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, और यहाँ पे 8 था। अब एंडोथर्मिक क्यों कहा? बिकॉज एनर्जी की जरूरत हो रही है, एनर्जी देंगे तभी इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, इसलिए एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है कि एनर्जी मतलब एनर्जी रिलीज होती है, पर इसमें तो एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, इसमें तो हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, इसलिए क्या है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसलिए हम ऐसे कहते हैं कि जो डेल्टा एच होता है ना, डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, डेल्टा एच क्या है आपके पास यहाँ पे? पॉजिटिव होता है। अब हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज की बात कर लेते हैं। देखो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? जैसे सपोज ना कोई भी मेटल आपने लिया, कोई भी मेटल है, मेटल में से आपने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। उसके लिए सपोज आपको आयनाइजेशन एनर्जी 1 की जरूरत पड़ी। अब M पॉजिटिव था, M पॉजिटिव में से आपने जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो यहाँ पे आपके पास M2 पॉजिटिव बन गया, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे 2 की जरूरत पड़ी सपोज, और एक M पॉजिटिव 2 था, वो उसके आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो वो क्या बन गया? और इसके लिए सपोज आयनाइजेशन एनर्जी की जो थी वो 3 थी। अब देखते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। देखो ये तो आइसोलेटेड गैसियस एटम था, उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया था तो M पॉजिटिव बन गया था। ठीक है, अब एक होता है, अब देखते हैं इनको पहले, तो इसका मतलब क्या है? देखो सपोज कोई भी मेटल है, मेटल सपोज आइसोलेटेड है, हम सपोज मेटल जो है Na कंसीडर कर लेते हैं, Na पॉजिटिव है, एक Na है, एक Na पॉजिटिव है और एक Na2 पॉजिटिव है। अब इसको देखते हैं इसका क्या मतलब है। देखो Na के अंदर जो आपका आएगा कैसे, देखो थोड़ा ऊपर लिखते हैं सो दैट हमें समझ में आ जाएगा। ये Na है, Na पॉजिटिव और Na2 पॉजिटिव। देखो Na है, Na के अंदर 2 8 1 है ना, यहाँ पे 1 है, 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 2। Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव का क्या मतलब है? बाहर वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, 2 3 4 5 6 7 8, और Na2 पॉजिटिव है, Na2 पॉजिटिव का क्या मतलब है? 2 3 4 5 6, देखो ये न्यूक्लियस है सपोज। अब देखते हैं, ये हो गया सबसे पहले। देखो अब हम ये पता कर रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी 1 बड़ी है, 2 या फिर 3, कौन सी इसमें से बड़ी है। देखो Na जो होती है, Na क्या है? Na जो अगर हम ऐसे करें तो इसका 2 8 1 मतलब एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? अब ये तो आइसोलेटेड गैसियस एटम है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ज्यादा आसान है, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, है ना, बहुत थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जाता है ना, उतनी ही अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। इसके ऊपर चार्ज बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। अब Na पॉजिटिव का मतलब क्या है? देखो Na इसमें से तो निकालना, अब Na पॉजिटिव का मतलब अब ये है, इसमें से आपको चार्ज निकाल, इसमें से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना। Na पॉजिटिव का मतलब है कि अब इसके पास क्या है? 2 8, इसके पास क्या है? 2 7। ठीक है, देखो अब आपको इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। ठीक है, क्योंकि ये तो स्टेबल है, ये तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें से एनर्जी आप जब लगाओगे निकालने के लिए तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब ये है, ये अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हो तो इसमें क्या होगा?
इसके अंदर आपको उससे इससे भी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक अनस्टेबल स्पीशीज बनेगी और कोई भी चीज अनस्टेबल होना पसंद नहीं करती। इस वजह से आप एक ऐसे लर्न कर सकते हो कि जितना ज्यादा चार्ज होगा ना, चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है आयनाइजेशन एनर्जी के। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज है तो इसके अंदर अमाउंट ऑफ एनर्जी आयनाइजेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो एक सिंपल सी वो है कि अगर आपको सपोज किसी भी क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी सबसे बड़ी है? आयनाइजेशन एनर्जी 3 इज ग्रेटर देन 2 विच इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ऐसे होगा बिकॉज चार्ज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी के। तो चार्ज क्या है यहाँ पे? चार्ज सबसे ज्यादा है, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे तो बिल्कुल ही कम है। ठीक है, इसमें चार्ज इसमें से निकालना है ना, इसमें चार्ज ज्यादा है, इसमें कम और उस पे तो है ही नहीं। तो इसलिए ये जो होगा आपका सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को? देखो, फैक्टर्स के अंदर अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, तो जो फैक्टर होता है सबसे पहले तो हम पीरियड के अंदर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पीरियड के अंदर। देखो, पीरियड के अंदर हमें पता है जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के सबसे क्लोज जो ऑर्बिटल होती है वो एस होती है, फिर पी होती है, फिर डी होती है और फिर एफ होती है ना। न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज ऑर्बिटल कौन सी होती है? एस होती है। ऑर्बिटल कह लो, सबशेल कह लो, न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज जो होता है वो एस होता है, फिर पी, फिर। तो अब सबसे ज्यादा जल्दी से इलेक्ट्रॉन किस में से निकल जाएगा? एफ में से बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन एस में से निकालना है तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक होता है कि सबसे पहले पेनिट्रेशन ऑफ पावर ऑफ सबशेल्स। ठीक है, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन किसकी होती है? एस की होती है, फिर पी की होती है, फिर डी की होती है, फिर एफ की होती है। सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के पास एस होता है इसमें से, इसलिए एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, अट्रैक्शन होते हैं, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होती है? एस की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है अगर आपको एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब सपोज हम एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे बेरिलियम है और बोरोन है। अब किसमें आयनाइजेशन एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी? देखो, बेरिलियम है, बेरिलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4 एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर 4। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? मैं सिंपल लिखती हूँ, Z इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं A और Z का क्या मतलब होता है। तो Z इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है? 5। ठीक है, इसकी 1s2 2s2, ये 1s2 2s2 2p1। अब हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकालना किसमें से आसान है। अभी हमने देखा कि S जो होती है उसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, वो न्यूक्लियस के सबसे पास होती है, जिसकी वजह से S में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है ना। तो किसमें से आयनाइजेशन एनर्जी किसमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी? आयनाइजेशन एनर्जी बताना था सपोज किसमें ज्यादा होगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम में जो है ज्यादा जरूरत पड़ेगी एज कंपेयर टू द 2p1। ठीक है, बेरिलियम में ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, जो है स्टेबिलिटी ऑफ, सेकंड है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबसेल। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबशेल्स। देखो, हमने ऑलरेडी देख रखा है कि जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड सबशेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं ना। जैसे कि P3 हो गया, P6 हो गया, D5 हो गया, D10 हो गया, F7 हो गया, या फिर F14 हो गया, S2 हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है? बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। कि स्टेबिलिटी के रीजन भी हमने लेक्चर में देखे हुए हैं कि क्यों ये स्टेबल होते हैं ना। तो अब देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एग्जाम्पल के उसमें समझते। देखो, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4। ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी की किसमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी? ये अब देखो, अब लास्ट जो ऑर्बिटल है वो तो 2p2p है ना, 2p2p है। तो फर्स्ट वाला केस तो लगेगा नहीं, क्योंकि अब ऑर्बिटल सेम आ गई।
जब ऑर्बिटल सेम आ गई है, लास्ट ऑर्बिटल सेम आ गया, तो आप किस पे मूव करो, फिर आप स्टेबिलिटी देखो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड की, है ना, तो किस में ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसमें जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी हाफ फिल्ड जो है, ये सपोज एक क्वेश्चन देखो, हाफ फील्ड जो है, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब ये ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल होने की वजह से जो चीज स्टेबल होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, ठीक है। अब जैसे ये है, इसके अंदर तो क्या है 2p3, ये तो 2p3 का मतलब ऐसे है, 2p3 का मतलब ये ऐसे है, ठीक है, और 2p4 का क्या मतलब है, 2p4 का मतलब, तो ये ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल चीज में से इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकालेगी क्योंकि वो तो स्टेबल है, उसे तो अनस्टेबल होने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, जिस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि ये स्टेबल है ना, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड है, तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हम थर्ड फैक्टर पे मूव करते हैं, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज अपॉन में नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसे को हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज अपॉन में नेगेटिव चार्ज। जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के। आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। इतना ध्यान रखोगे, इसका मतलब क्या है, जो आयन विद हायर चार्ज, जिसका चार्ज हायर होगा ना, आयन विद हायर चार्ज विल हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? हाई होगी, ठीक है। आयन विद हायर चार्ज विल हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल सपोज मैं 3 देता हूं, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। अभी हमने डिस्कस किया है ना, चार्ज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आयनाइजेशन एनर्जी के। तो चार्ज सबसे ज्यादा इसमें, तो आयनाइजेशन एनर्जी किसमें सबसे ज्यादा होगी? इसमें सबसे ज्यादा होगी। ये आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका जेड इफेक्टिव। अब हमने 3 फैक्टर्स पढ़ लिए, अब हम ग्रुप के अंदर डिस्कस करते हैं। पीरियड के अंदर 3 फैक्टर्स होते हैं, अगर पीरियड का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इन 3 फैक्टर्स को लेके चलोगे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है, अब हम फैक्टर्स देखते हैं ग्रुप के अंदर। ग्रुप जो होता है, सेकंड है ग्रुप के अंदर, देखो जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं। डाउन द ग्रुप का मतलब ऊपर से लेकर के नीचे चलना है। जैसे लिथियम है, Na है, K है, Rb है, Cs है, ठीक है। ऐसे डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है ना। जैसे लिथियम का इतना साइज है, फिर Na का इतना साइज हुआ, K का इतना बड़ा, ये और भी ज्यादा। इस तरीके से जो साइज होता है वो इंक्रीज होता चला जाता है। अब छोटे साइज में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है या फिर बड़े साइज में से? ऑफकोर्स जो बड़ा है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर हो गया ना। न्यूक्लियस से जो उसकी ऑर्बिटल होगी, जो उसका वो हो गया, वो दूर हो गया, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट उस इलेक्ट्रॉन तक नहीं लग रहा होता है ना। तो देखो, अब सपोज ये छोटा सा है, सपोज ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है इसके अंदर। तो ये तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ने अपनी तरफ ऐसे खींच के रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना तो पॉसिबल है ही नहीं यहाँ पे। बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। पर इसके अंदर क्या है, सपोज एक ऐसे है, यहाँ पे है एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्रेजेंट है सपोज एक इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट उस वाले, जो ये वाला न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का इफेक्ट यहाँ तक तो बहुत ही ज्यादा कम लग रहा है ना। तो यहाँ पे बहुत थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो एटॉमिक साइज जो होता है, मतलब हम है ना ऐसे लिख सकते हैं कि जो एटॉमिक साइज होता है वो इंक्रीज करता है। तो इस वजह से जो आपका इस वजह से जो एटॉमिक साइज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आयनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है। एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं थोड़ा, पीरियड और जैसे ग्रुप के अंदर देख लिया। तो अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें एक चीज समझ में आई है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। और अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि वो साइज बड़ा होता जाता है, शेल दूर जाते जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की बहुत ज्यादा कम जरूरत होती है इसमें, ठीक है। अब हम कुछ एप्लीकेशंस कर लेते हैं
आयनाइजेशन एनर्जी की। एप्लीकेशंस, सबसे पहली एप्लीकेशन है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है मेटेलिक करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देखो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो मेटेलिक करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मेटेलिक करेक्टर। क्यों? क्योंकि देखो हमें पता है कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना एस ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है और मेटेलिक करेक्टर भी इंक्रीज करता है ना, मेटेलिक करेक्टर भी इंक्रीज करता है। तो मेटेलिक करेक्टर ऊपर से लेकर के नीचे आते हैं तो इंक्रीज करता है, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है। और अभी हमने देखा कि टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, इसका मतलब क्या, इन दोनों में इनवर्सली रिलेशन हो गया। मतलब एक चीज अगर आयनाइजेशन एनर्जी बड़ी होगी तो मेटेलिक करेक्टर थोड़ा होगा, और मेटेलिक करेक्टर ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है आपकी मेटेलिक करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप नॉन मेटल के केस में देखोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक करेक्टर। नॉन मेटेलिक करेक्टर के जो आपके आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा तो नॉन मेटेलिक करेक्टर भी ज्यादा। अब रिएक्टिविटी, अब सपोज आप रिएक्टिविटी के, तो वही केस है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हम, तो हमने देखा था ना लास्ट लेक्चर के अंदर, हमने देखा था कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एस ब्लॉक के अंदर जो मेटेलिक करेक्टर होता है वो इंक्रीज करता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो अगर रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है और अभी हमने देखा कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, मतलब क्या है, आपस में दोनों इनवर्सली रिलेशन में है, ठीक है। अब हम एक लास्ट बस इसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर जो एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, मतलब कि आपको ना क्वेश्चंस ऐसे दिए जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू मिल जाएगी और फिर हमें बताना होता है कि इसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो उसके बेसिस पे कैसे हम बताते हैं, देखो हम इसके लिए एक लाइन लिखेंगे कि अगर इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एलिमेंट्स, देखो कोई भी आपने दो सक्सेसिव एलिमेंट्स लिए हैं, अगर उनका जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस, टू सक्सेसिव एलिमेंट्स, अब सीधा यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी लिखो, टू सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो अगर आपका डिफरेंस जो है दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का एलिमेंट की वो ग्रेटर देन है ना 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो जो उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना, देन इट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। अगर डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो उसकी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। अगर जो सेकंड पॉइंट, उसके बाद हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसका, अगर डिफरेंस जो है, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज इज, यहां लिखो, देखो आयनाइजेशन एनर्जी, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ना, यहाँ पे क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, देन इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। अब इसका एक एग्जांपल करते हैं ताकि हमें समझ में आए। देखो तो इसका मतलब समझ लेते हैं कि अगर डिफरेंस है बिटवीन दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का, वो ग्रेटर देन है किसके, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। और अगर डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव जो आयनाइजेशन एनर्जी है जो एलिमेंट की, वो ग्रेटर देन है, लेस देन है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। अब सपोज हम एक एग्जांपल करके देखते हैं, हमें कोई भी एक वो दिया हुआ है, मेटल दिया हुआ है, कहाँ लिखें, चलो रबी करना पड़ेगा। देखो सपोज हमें कोई भी मेटल दिया हुआ है, इसके अंदर ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये, ठीक है, ये दो है, और इसके अंदर आपको जो आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, इसकी 7.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है और इसकी 15.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है।
तो अब हमें आपके आंसर में है कि क्या कहते हैं, कौन सी जो होगी ना वो ज्यादा स्टेबल होगी, कौन सी इसके अंदर से जो कौन सी स्पीशीज होगी विच विल बी मोर स्टेबल। ऐसे लिखो, विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, इज मोर स्टेबल। ऑप्शंस है, सबसे पहला है आपके पास M, B में है M पॉजिटिव, C में है बोथ और D में है नन। ठीक है, अब देखते हैं। देखो हमें पता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो सबसे पहले M पॉजिटिव और M2 पॉजिटिव देखते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखो, अभी हमने देखा है कि आयन ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज्यादा स्टेबल होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर जैसे M है, अब हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा तो उसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। और अगर इसके इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, उसकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, कौन सी ज्यादा स्टेट स्टेबल होगी, ऑफ कोर्स M पॉजिटिव वाली ज्यादा स्टेबल होगी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एक का 7.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है और दूसरे का 15.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। तो इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, M पॉजिटिव की ज्यादा स्टेबल होगी। एक्चुअली M पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे M2 पॉजिटिव, सॉरी मैंने गलती से M2 पॉजिटिव, यहाँ पे M2 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, किसकी ज्यादा स्टेबल होगी, M2 पॉजिटिव की, इट विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि इसकी तो है ही नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी तो जीरो है, इसकी तो जीरो है ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे अगर M पॉजिटिव भी होता तो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, जिसकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए ना। तो M2 पॉजिटिव की यहाँ पे जो है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, ऐसे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ऐसे दो स्टेटमेंट्स मिल जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी और कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, तो ये आप बता सकते हो। अब इस क्लास के अंदर हम इतना ही करेंगे बिकॉज ये आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है, और इससे ज्यादा आपको कहीं से करने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। इसी टॉपिक से रिलेटेड सारे फैक्टर्स एप्लीकेशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड इतने आप अपना ये जो लेक्चर है ये पूरा कंप्लीट करें। ठीक है।